नमस्कार प्यारे बच्चों, भी सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। अब देखिए, अपना सबसे फेवरेट पेपर आ चुका है जिसमें अपना बहुत अधिक काम है। अब हम शुरू करेंगे अपना पेपर थर्ड, जिसको हम कहते हैं गणितीय भौतिकी या मैथमेटिकल फिजिक्स। पेपर सेकंड है अपना गणितीय भौतिकी या मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, गणितीय भौतिकी या जिसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। तो गणित का काम ज़्यादा रहेगा, फिजिक्स का काम कम रहेगा इसमें। ठीक है, अब गणित इतनी अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो ये मान लो कि इस पेपर में तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। पूरा काम कैलकुलेशन का है, थ्योरी बहुत नाम मात्र की रहेगी और चीज़ों को समझने पे फोकस कीजिए और बाकी आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है भाई, आ रही है बात सबके समझ में। अब देखिए बेटा, गणितीय भौतिकी में यूनिट फर्स्ट है आपके पास वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट जो भी लगाओ, यूनिट फर्स्ट में लगाइए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र हेडिंग लगाओ, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या जिसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या जिसे हम कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या जिसे हम क्या कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र या जिसे हम क्या कहते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, वक्र रेखी पढ़ने से पहले हम एक निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं और जिस निर्देश तंत्र को हम क्या कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र कहते आ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है मेरे भाई? कार्तीय निर्देश तंत्र में 3 एक्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। तीनों परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं और जो मूल जहां तीनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। यही होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यही तो होता है। सबसे सिंपल जो और सबसे आसान निर्देश तंत्र होता है वो कौन सा होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र। 3 एक्सिस होते हैं, 3 प्लेन होते हैं, ऐसे कह दो एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स, 3 समतल होते हैं, तीनों आपस में लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं। जिस बिंदु पे काटते हैं, जिस बिंदु पे तीनों इंटरसेक्ट होते हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्तीय निर्देश तंत्र के बाद पढ़ेंगे किसको? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। फिर ये क्या होता है सर? तो इसको आगे पढ़ेंगे। पहले लिखिए बेटा, हेडिंग लगाओ कार्तीय निर्देश तंत्र या इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले हेडिंग लगाओ कार्तीय निर्देश तंत्र। पहले हेडिंग लगाओ बेटा कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र जिसे हम क्या कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र जिसे हम क्या कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए लिखिए भाई, इसके अंदर यह सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है। यह सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है। यह आगे लिखिए इसके अंदर, यह सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज़ द सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह सबसे सरलतम निर्देश तंत्र होता है। इट इज़ ए वेरी सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यह निर्देश तंत्र तीन लंबवत समतल पृष्ठों, यह निर्देश तंत्र 3 लंबवत समतल पृष्ठों x = 0, y = 0 तथा z = 0 तथा z = 0, x = 0, y = 0 तथा z = 0 से बना होता है। This coordinate system is configuration of three perpendicular plane surfaces x = 0, y = 0 and z = 0. 3 perpendicular plane surfaces
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो, आगे लिखिए, किन्हीं भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, किन्हीं भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली, किन्हीं भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली, किन्हीं भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली सरल रेखा को, किन्हीं भी दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली सरल रेखा को निर्देशांक x कहते हैं, निर्देशांक x कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सरफेसेस, द स्ट्रेट लाइन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सरफेसेस is known as coordinate line, 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 is known as coordinate line। समतल x इज इक्वल टू 0, समतल x इज इक्वल टू 0, समतल x इक्वल टू 0, समतल x इक्वल टू 0 वह y इक्वल टू 0 पृष्ठों से, एक बार लिख लो फिर मैं डायग्राम सारी चीज़ें बता दूंगा। समतल x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पृष्ठों से, समतल x इक्वल टू 0 वह y इक्वल टू 0 पृष्ठों से zx कॉमा समतल x इक्वल टू 0 वह z इक्वल टू 0 से yx तथा y इक्वल टू 0 व z इक्वल टू 0 से xx प्राप्त होता है, xx प्राप्त होता है, xx प्राप्त होता है, xx प्राप्त होता है, xx प्राप्त होता है। बाई द सरफेसेस, इंग्लिश में लिखिए, बाई द सरफेसेस x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 वी ऑब्टेन z एक्सिस। बाई द सरफेसेस x equal to 0 and y equal to 0 we obtain z axis, comma by surfaces x equal to 0 z equal to 0 we obtain y axis, and by the surfaces y equal to 0 and z equal to 0 we obtain x axis, we obtain x axis, we obtain x axis, we obtain x axis। तो देखिए बेटा हमने क्या लिखा यहाँ, एक लाइन और लिख लो, तीनों एक्सों, एक लाइन और लिखो फिर बताता हूँ, तीनों एक्सों x, y तथा z x के, तीनों एक्सों x, y तथा z x के प्रतिच्छेदन बिंदु, तीनों एक्सों x, y तथा z x के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे सामान्यतः O द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसे सामान्यतः O द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं तथा सामान्यतः O द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं और सामान्यतः O द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो बेटा, the intersection of all three axes x, y and z axis, the intersection of all three axes x, y and z axis is known as origin, the intersection of all three axes x, y and z axis is known as origin, and it is denoted by capital O, and it is denoted by capital O। अब क्या होता है मेरे भाई, देखो कि सर ये कैसे हुए, क्या क्या हुआ, देखो ये x एक्सिस मानते हैं, ये y एक्सिस माना जाता है, ये z एक्सिस माना जाता है, ठीक है। ये कौन सा समतल है, ये xy समतल है, इसको या तो कह दो xy समतल या xy प्लेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, xy प्लेन, या इसको कहते हैं z इक्वल टू 0। ये x का और z का है तो इसे या तो कहते हैं xz समतल, या तो इसे क्या कहते हैं xz समतल, या इसे क्या कहते हैं y इक्वल टू 0। और ये जो होता है इसे कहते हैं ZYZ प्लेन, इसे क्या कहते हैं YZ समतल, YZ प्लेन। YZ प्लेन में क्या होता है, x इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो ये जो लिखे है ना x0 y0 z0, या तो ऐसे कह दो या ऐसे भी कह सकते हो XY समतल, XY में z0 होता है,
एक्स जेड समतल जिसमें वाई 0 होता है, और ये हो गया आपके पास वाई जेड प्लेन जिसके अंदर एक्स कितना होता है अभी 0 होता है। जहाँ एक्स और जेड 3D में जहाँ काटते हैं एक्स और जेड, जब एक्स और जेड काटेगा कौन सा है, एक्स इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 काटेगा तो कौन सा एक्सिस निकल के आएगा, वाई एक्सिस, यही लिखा है। जब x काटेगा z काटेगा तो कौन सा एक्सिस निकलेगा, y एक्सिस। ऐसे ही z और y काटेगा तो x एक्सिस निकलेगा। ऐसे ही x इक्वल टू 0 y एक्सिस दोनों समतल काटेंगे तो उनसे जो सरल रेखा या जो स्ट्रेट लाइन आती है वो कौन सा एक्सिस होता है मेरे लाडलो, z एक्सिस होता है। ठीक है, और इनका मूल बिंदु या ओरिजिन होता है जहाँ तीनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में, ये बना लो फिर। अब तो ये तो जो इतने दिन से हम पढ़ते आते हैं वही तो है जो मैथ्स में हम पढ़ते आते हैं, कार्तीय निर्देश तंत्र। ये क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सीखेंगे जो हेडिंग लगाई है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, या जिसको हम कहते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे वक्र रेखीय की ओर। फिर आगे बढ़ेंगे हम किसकी ओर, फिर हम आगे बढ़ेंगे वक्र रेखीय की ओर, या किसकी बढ़ेंगे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बना लिया सबने। अब हेडिंग लगाओ मेरे बच्चों वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब क्या हेडिंग लगाओ, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब हेडिंग लगाओ बेटा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। इसे कहते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोले सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, भाई फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट या बिंदु होते हैं जिनको कार्टेशियन से आसानी पूर्वक हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिनको कार्तीय निर्देशांकों से हम आसानी पूर्वक सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं वहाँ कोई सीधी रेखा का काम बैठता है, नहीं और कोई बैठता है। तो इसलिए क्या किया जाए, इसलिए क्या होता है बेटा, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें वक्र होते हैं। जैसे अभी क्या पढ़ के आए थे हम कि कार्तीय कार्टेशियन में क्या पढ़ के आए थे, ये एक्स एक्सिस मानते हैं हम, ये वाई एक्सिस मानते हैं, और ये क्या मानते हैं हम, जेड एक्सिस, यही मानते हैं बेटा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस तरीके से नहीं होते, इसमें वक्र या कर्व होते हैं इस तरीके से। ये क्या होते हैं आपके पास, वक्र या कर्व होते हैं। ये कोई वक्र, इसको u1 कह दो, एक u2 होता है कर्व, और ये क्या होता है u3 होता है। ठीक है, तो निर्देश तंत्र पहले तो जो होती थी वो रेखाएं परस्पर लंबवत या परपेंडिकुलर होती थी, और सरल रेखाएं होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी। लेकिन भौतिकी की अनेक समस्याएं, फिजिकल साइंस की अनेक ऐसी समस्याएं हैं जो इससे सॉल्व नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए फिर नए निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ती है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, या जिसको हम कहते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मैथ्स में भी काम आता है, ये एमएससी में जब आगे कुछ पेपर्स लेते हैं ज्योमेट्री के, उन ज्योमेट्री में कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में आता है। ठीक है, दोनों चीज़ों का मिक्सर है ये। अब क्या होता है, इन वक्र पे क्या खींची जाती है, स्पर्श रेखाएं। इन पे क्या खींची जाती हैं, स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट लाइन खींची जाती हैं। ये स्पर्श रेखाएं जो होती हैं इन्हें कहते हैं एक्सिस या एक्स कहते हैं। इन्हें जो हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे इनके ऊपर, इन स्पर्श रेखाएं, इन टेंजेंट लाइन को क्या कहते हैं, यहाँ निर्देशांक एक्स कहते हैं। ये तो कहलाते हैं u1 वक्र, ये होता है u2 कर्व, ये क्या होता है u3 कर्व होता है। और इनके ऊपर जो स्पर्श रेखाएं या जो टेंजेंट लाइन खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, इनका निर्देशांक एक्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है आपका u1 वक्र, u2 वक्र, ये तो होता है आपके पास क्या होगा, इसको तो कहते हैं u1 वक्र। ठीक है, बना लो इसको एक बार, एक काम करो किधर ही बना लो चाहे ऐसे कोई भी, ये u2 वक्र हो गया आपके पास। एक u1 वक्र हो गया, एक u2 हो गया, और एक क्या हो गया, u3 वक्र या कर्व हो गया।
फिर जो स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट लाइन खींचते हैं हम, उसे कहते हैं U1 एक्स। ये होता है U1 एक्सिस, इसे कहते हैं U1 एक्सिस। जैसे उसको कहते हैं ना एक्स एक्सिस, तो इसे कहते हैं U1 एक्सिस। जो भी जैसा भी सवाल होगा उस हिसाब से नाम दे लेंगे, जरूरी थोड़ी एक्स एक्सिस ही कहें। फिर इसे कहते हैं U2 एक्सिस, U2 एक्सिस। और ये क्या होता है आपके पास, U3 एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपके पास U3 वक्र, ये क्या है आपका U3 कर्व। अब देखो इसमें, जैसे उसमें अभी बताया था कि जैसे ये एक्स वाई जेड होता है, तो ये कौन सा है, इसको ऐसे कहते थे, या तो एक्स वाई समतल कह दो इसको, या क्या कहते थे, जेड इक्वल टू जीरो। भाई ये जेड जीरो होता है इसमें, लेकिन यहाँ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ होने को तो ये होगा U3 होगा, लेकिन इसमें U3 इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा, U3 इक्वल टू कोई भी वैल्यू होगी कांस्टेंट C3। इसमें देखो U2 और U3 के अंदर कौन होता है, U1 होगा, U1 ही होगा। भाई जैसे एक्स वाई के अंदर जेड जीरो होता था, इसमें जीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसमें U1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट C1 होगा। U3 और U1 में जैसे x और z के अंदर पहले होता था y इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ जीरो होना जरूरी नहीं है। y का काम कौन कर रहा है, U2। अरे y का काम कौन कर रहा है, U2। U2 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा C2। U2 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट क्या होगा, C2 होगा। देखो इस वक्र वाले के अंदर इसी से कार्तीय बनता है। कार्तीय कोई नई चीज़ नहीं है, सबका, जिसको कहते हैं ना सबका गुरु ये है। जितने भी निर्देश तंत्र बने हैं वो सारे के सारे इससे बने। अगर इसमें U3 जीरो आ जाए, U1 जीरो हो जाए, U2 जीरो हो जाए, U1 को x कहने लग जाए, U2 को y कहने लग जाए, U3 को z कहने लग जाए, तो कार्तीय आ जाएगा। लो जी, कार्टेशियन आ जाएगा। आप ही सोच के देखो, भाई नाम ही तो बदलने हैं। इसको x कहने लग जाओ, एक को y कहने लग जाओ, एक को z कह दो, U1 U2 U3 को। और ये C1 C2 C3 की जगह वैल्यू अगर जीरो ले लें, स्पेशल केस बना के कि इन कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वक्र रेखे निर्देश तंत्र या कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारे पास क्या आ जाएगा भी, कार्तीय निर्देश तंत्र या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। तो सबका गुरु यही है, सबका जनक यही है। जितने भी निर्देश तंत्र बने हैं, अब हम तो क्या है, जितनी जरूरत होती है डायरेक्ट कार्तीय पढ़ लेते हैं, लेकिन सही सिस्टम से तो सबसे पहले क्या होता है, वक्र रेखीय कर्विलिनियर होता है। कर्विलिनियर का ही स्पेशल केस कौन होता है, कार्तीय कार्टेशियन होता है। ये लिख बना लिया सबने। अब इसकी कुछ बातें लिखो, जैसे कार्तीय की लिखी थी वैसे इसकी बातें लिखो। सभी निर्देश तंत्रों का एकीकृत निर्देश तंत्र, 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 एकीकृत निर्देश तंत्र वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। सभी निर्देश तंत्रों का एकीकृत निर्देश तंत्र वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। द यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूनिफाइड का मतलब सबका एक, द यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, द यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑल द यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, the unified coordinate system of all the coordinate systems, the unified coordinate system of all the coordinate systems is known as curvilinear coordinate system, is known as curvilinear coordinate system, is known as curvilinear coordinate system, is known as curvilinear coordinate system। अब देखिए इसके अंदर भी वही तीन पृष्ठ हो गए। उसके अंदर पहले कहते थे x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल, तीन पृष्ठों से मिलकर बनता है। तो ये भी तीन पृष्ठों से मिलकर बनेगा। U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2, U3 इक्वल टू किससे बनेगा, C3 से बनेगा। लेकिन ये पृष्ठ समतल नहीं है, ये वक्र रेखी है। ये क्या है, वक्र रेखी पृष्ठ है। तो अगले या इसी लाइन में लिखिए, आगे लिखिए, वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वक्र रेखी निर्देश तंत्र तीन पृष्ठों, वक्र रेखी निर्देश तंत्र तीन वक्री पृष्ठों, वक्र रेखी निर्देश तंत्र तीन वक्री पृष्ठों, तीन वक्री पृष्ठों, तीन वक्री पृष्ठों U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2, U3 इक्वल टू C3 से मिलकर बनता है। वक्र रेखी निर्देश तंत्र तीन वक्री पृष्ठों U1 इक्वल टू C1, U2 इक्वल टू C2, U3 इक्वल टू C3 से मिलकर बनता है।
The curvilinear coordinate system is combination of three curved surfaces. U1 equal to C1, U2 equal to C2, U3 equal to C3. The curvilinear coordinate system is combination of three curved surfaces, U1 equal to C1, U2 equal to C2 and U3 equal to C3. कि नहीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्री रेखा को निर्देशांक x कहते हैं। कि नहीं दो पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से बनने वाली वक्री रेखा को निर्देशांक x कहते हैं। वक्री रेखा को निर्देशांक x कहते हैं। By the intersection of two surfaces, we obtain curved coordinate axis. By the intersection of two surfaces, we obtain curved coordinate system. तीनों वक्री पृष्ठों का प्रतिच्छेदन बिंदु O मूल बिंदु कहलाता है। तीनों वक्री पृष्ठों का प्रतिच्छेदन बिंदु O मूल बिंदु कहलाता है। The intersection point O of all three curved surfaces, is known as origin point. इस मूल बिंदु O से इन U1 U2 U3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देशांक x कहलाती हैं। इस मूल बिंदु O से U1 U2 U3 वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं निर्देशांक x कहलाती हैं। The tangent lines ऐसे लिखना, the tangent lines drawn on the curves U1 U2 U3, the tangent lines drawn on the curves U1, U2 and U3 is called coordinate axis. तो ये बात हुई बेटा कौन से निर्देश तंत्र की? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। तो जितने भी निर्देश तंत्र बनेंगे, चाहे वो वक्र रेखीय हो, चाहे नहीं वक्र रेखीय क्या कार्तीय हो, चाहे वो गोलीय हो, चाहे वो बेलनी हो, स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे साधारण हो, कोई सा भी निर्देश तंत्र हो, सबका जनक, सबका पिता, सबका गुरु यही होता है। सारे के सारे निर्देश तंत्र इसी के स्पेशल केस से आते हैं। अब इसमें देखो 0 0 कर लें सबको और इसको x नाम दे दें, इसको y दे दें, इसको z कर दें, तो इससे कौन सा आ जाएगा? कार्तीय आ जाएगा आपका। तो इसलिए वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से इस प्रकार होता है कि वक्र या कर्व होते हैं। कर्व नाम ही वक्र रेखीय है तो वक्र या कर्व होते हैं। ये 0 नहीं होते भी, इनके स्पेशल केस बना के इसी का स्पेशल केस से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कार्तीय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन और लिख लो। कार्तीय निर्देश तंत्र
एक लाइन, अगली लाइन लिखे, कार्तीय निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का ही एक विशेष रूप है। कार्तीय निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का ही एक विशेष रूप है। कार्तीय निर्देश तंत्र वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का ही एक विशेष रूप है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए पर्टिकुलर केस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये देखो मोटी मोटी बातें बताई, दो बातें और बता देता हूँ आपको। देखो कुछ विशेष बातें, पेपर में आधे से ज़्यादा काम मैथमेटिक्स का रहेगा, और मैथमेटिक्स में भी वो सवाल आएंगे जो हम मैथ्स में पढ़ के आते हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, जिसके अंदर हम CF निकालते हैं, पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI निकालते हैं, जिसको कहते हैं विशिष्ट फलन, पर्टिकुलर। तो CF PI का दो यूनिट तो आगे CF PI की आएंगी, ये मान लो टोटल कंप्लीटली 2 यूनिट में थोड़ी थोड़ी ये बातें आएंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये बातें हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ये मान लो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पेपर को पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी आप मेहनत करो, चीज़ों को समझो, तब जाके काम चलेगा। अब इस यूनिट की जो जान है, इस चैप्टर की जो जान है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। वो अगर कल की क्लास समझ ली, इसीलिए अभी शुरू नहीं कर रहा, कल पूरी क्लास उसी में लगाऊंगा। अगर कल वो समझ लिया तो फिर आगे डेरिवेशन आएंगे, परवणता ग्रेडियंट का आएगा, डाइवर्जेंस आएगा, कर्ल आएगा, सारी सब चीज़ों के डेरिवेशन आएंगे। वो सारे के सारे डेरिवेशन आपके अंगुलियों पे चुटकियों में समझ में आ जाएंगे। और अगर कल की क्लास में, जो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, बेसिक इस पूरे चैप्टर का पूरी बुक का ही बेसिक समझ लो वो, तो वो बेसिक जो बताऊंगा इसी का बताऊंगा, वो खुद भी आ जाता है एग्जाम में। कल जो डेरिवेशन कराऊंगा, वो डेरिवेशन जो बातें बताऊंगा, वो खुद भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता, उन्हें भी। अगर वो भी नहीं पूछेगा तो इसके ऊपर आधारित आगे सारे के सारे डेरिवेशन, जितने भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी कहो आप उनको सवाल, वो सारे के सारे उसी पे आधारित होंगे। ठीक है भाई, तो थोड़ी थोड़ी देखो मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ अच्छे से पढ़ो, घर जाके थोड़ा सा टाइम दो इसको। इसमें नंबर चुटकियों में पूरे आ जाएंगे, नहीं ऊपर या नीचे, इसमें बीच में नहीं आता कोई बच्चा। मैथमेटिकल फिजिक्स का नियम है कि बीच में कोई बच्चा नहीं रहता, या तो ऊपर ही रहता है या फिर नीचे वाले पायदान पे मिलता है, बीच में मिलता नहीं है। क्योंकि मैथ की तरह चलेगा, या तो गोल गोल नंबर आएंगे या फिर चौकोर नंबर आएंगे ऐसे, हाँ, जिनके कोने होते हैं वो कोने वाले नंबर आएंगे। फिर कोने इन्हीं के तो होते हैं, ये नंबर इनके सब के कोने होते हैं ना, देखो इनके कॉर्नर होते हैं। तो या तो ऐसे नंबर आएंगे फिर, या फिर नंबर कैसे आते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में, गोल गोल, समझ रहे हो ना। तो गोल गोल से दूर रहना है और पढ़ाई लिखाई करनी है। और कल पूरा बेसिक बताऊंगा, एक बार आज शुरुआत है तो इतना ही बहुत है। वो बेसिक आधा आज बताऊँ, आधा कल बताऊँ, मज़ा नहीं आएगा। कल सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा, और कल वाली बातें देखो याद रखनी पड़ेंगी, तब जाके पूरी चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग बढ़ेंगी। थोड़ा डेरिवेशन बड़े जरूर दिख सकते हैं, दिखने में आपको, लिखने में बड़े दिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तो स्टेप बाय स्टेप मैथ की तरह काम चलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अपन है ही ऑलराउंडर, तो फिर कहाँ समस्या आई, कोई समस्या ही नहीं आ सकती। नहीं, मैथमेटिकल फिजिक्स से बच्चे घबराए बैठे रहते हैं कि सर क्या करेंगे, क्योंकि सर के भी पूरा मामला साफ रहता है इसमें, अपने पूरा मामला एकदम क्लियर है इसमें, यह है ना, अपने तो पूरा मामला क्लियर ही है। रोजाना यही तो काम करते हैं अपन, आधे दिन ये काम करते हैं, आधे दिन बहुत फिजिक्स का काम करते हैं, तो बहुत भी बढ़िया काम आ गया अपने, तो क्या दिक्कत है। तो इसलिए, क्योंकि इसमें बच्चे इसलिए डरते हैं कि गुरुजी भी डरे बैठे रहते हैं भौतिकी वाले आपके, तो इसलिए अपने पास ऐसी कोई है नहीं, अपन ऑलराउंडर हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, बस चीज़ों को सीखते रहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रोजाना थोड़ी 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 एक एक टॉपिक पढ़ते रहो। आप देख रहे होंगे शुरू से अपन कितने आराम से चल रहे हैं। कहीं भी कोई समस्या आई हो तो बताओ मुझे, धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो भी। ऐसे नहीं कि मैं तो गुरुजी 5 दिन की, एक दिन ही संडे को बैठ के पढ़ लूँगा क्लासें, उसमें कोई मतलब नहीं है। देखो चीज़ों का न तो समझ में आती है, फिर वो कहते हैं ना जिसको घास काटना, तो वही होता है फिर, है ना। तो पढ़ो बेटा, आगे मिलते हैं अगले क्लासेस में।